बच्चों, इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस का 4th चैप्टर ऊष्मा के बारे में जानेंगे। ऊष्मा क्या है, हम ऊष्मा को कैसे मापते हैं और किसके द्वारा इसको मापा जाता है। देखिए क्या होता है, जब जाड़ों के दिन होते हैं हम गर्म कपड़े पहनते हैं और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है हम हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। इसी तरह से गर्मी के दिनों में हमें घर के अंदर भी गर्म लगता है और घर के बाहर भी गर्म लगता है। और जाड़ों में क्या होता है, घर के अंदर ठंडा लगता है, जैसे ही बाहर धूप में आ जाते हैं हमें गर्मी लगती है। तो हम कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या नहीं है? तो देखिए, दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं होती हैं या बहुत सी वस्तुओं को हम प्रयोग में लाते हैं। कोई वस्तु गर्म होती है, कोई वस्तु ठंडी होती है। यहाँ पे एक टेबल है, देखिए, इसमें वस्तु का नाम है और दूसरी साइड दिया हुआ है वो वस्तु गर्म है या ठंडी है। आइसक्रीम ठंडी होती है। चाय के प्याले में रखी चम्मच, देखिए चाय गर्म है तो चम्मच भी गर्म हो जाएगी, तो चाय के प्याले में रखी चम्मच क्या होती है, ये गर्म हो जाती है। फलों का रस शीतल या ठंडा होता है। इसी तरह से तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी कैसी होती है, ये ठंडी होती है। अगर बर्तन की हत्थी ठंडी होगी तभी हम उसको चढ़ा पाएंगे चूल्हे में या उतार पाएंगे। तो इसलिए वो किसकी बनी होती है बर्तन की हत्थी? लकड़ी की या प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जिससे वो गर्म ना हो। गर्म हो जाएगी तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे अब क्या हम छू के बता सकते हैं कोई वस्तु गर्म है या नहीं? इसके लिए आप घर में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। 3 बर्तन लीजिए, पहले वाले में गर्म पानी, दूसरे में ठंडा पानी, तीसरे में गुनगुना पानी रखेंगे। दाएं हाथ को पहले वाले बर्तन में गर्म में रखेंगे, बाएं हाथ को ठंडे में रखेंगे, तो हमें ठंडा और गर्म का महसूस होगा। अब 2-3 मिनट तक हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद दोनों हाथों को निकालकर हम गुनगुने पानी में डालेंगे। जैसे ही हम गुनगुने पानी में डालते हैं हम देखते हैं जो हाथ गर्म पानी में था वो ठंडा महसूस करता है और जो हाथ ठंडे पानी में था उसमें वो गर्म महसूस करता है। तो इसका मतलब हम छूकर सही सही नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए ताप मापने के लिए एक उपकरण इस्तेमाल किया जाता है जिसको थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, जब घर में किसी को बुखार आता है तो हम डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा शरीर का ताप मापते हैं। तो ये थर्मामीटर या तापमापी कहलाता है, यह टेम्परेचर को नाप रहा है, समझ लो। अब थर्मामीटर क्या होती है? एक लंबी, बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है और बल्ब में क्या होता है? पारा। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की ये धारी दिखाई नहीं दे तो थर्मामीटर को अगर हम थोड़ा घुमाएंगे तो ये जो धारी है चमकीली, ये हमें दिखाई देने लगेगी। देखिए, थर्मामीटर पर ताप मापने के लिए इस पर सेल्सियस स्केल बना होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से किस रेंज तक होता है? 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसकी रेंज कितनी है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी रेंज होती है। तो इस तरह से ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। अब देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का जिस समय इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ सावधानी होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये कि जब हम इसका उपयोग करते हैं या उपयोग करने के बाद उसको हमेशा एंटीसेप्टिक घोल से धो लेना चाहिए। इसी तरह से देखिए, उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होना चाहिए। इसी तरह से थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर ये किसी कठोर वस्तु से टकराएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। इसी तरह से जब हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हमें बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। ये चित्र दिखा रखा है, इस चित्र के अनुसार
हमें टेम्परेचर देखना चाहिए। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। डॉक्टरी थर्मामीटर का जो स्केल होता है ये किस में होता है? सेल्सियस में बना होता है, डिग्री सेल्सियस। तो हमें थर्मामीटर से का इस्तेमाल करते समय इन सब सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम ये जब एंटीसेप्टिक घोल में डालेंगे तो क्या होगा, इसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मनुष्य के शरीर के टेम्परेचर के मापने के लिए बनाया गया है। मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है अक्सर क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। इसलिए थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है इसकी। अब देखिए, क्या हम डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप ले सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्म दूध का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होगा, अगर हम गर्म दूध का टेम्परेचर लेना चाहेंगे तो थर्मामीटर टूट सकता है। इसलिए थर्मामीटर को तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए और गर्म चीज़ों से नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो थर्मामीटर के टूटने की संभावना होती है। इसलिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, तो हम दूसरी वस्तुओं का टेम्परेचर कैसे नापते हैं? हम उसे डॉक्टरी थर्मामीटर से तो नहीं नाप सकते हैं। उसके लिए एक अलग थर्मामीटर आता है जिसे प्रयोगशाला तापमापी या लेबोरेटरी थर्मामीटर इसको कहते हैं। तो इसको देखिए, इसमें क्या होता है, जो रेंज होती है इसकी 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी रेंज होती है। मतलब -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी ये नाप सकता है और 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी इससे नापा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है, ये हम अगर गर्म पानी या ठंडे पानी का टेम्परेचर लेते हैं, हमें थर्मामीटर इस तरह से रखना चाहिए जैसे चित्र में दिखा रखा। ये केवल जो द्रव रखा है उसके कांटेक्ट में होना चाहिए थर्मामीटर, बर्तन में या तली में नहीं छूना चाहिए। अब देखिए, जब हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय यहाँ पर भी हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। पहले तो तापमापी को सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तिरछा रखेंगे तो तापमान सही नहीं आएगा। इसी तरह से तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका टेम्परेचर लेना है। मान लीजिए पानी का टेम्परेचर लेना है तो तापमापी का बल्ब चारों ओर से पानी से घिरा होना चाहिए। बल्ब जो है बर्तन की न तो दीवारों को छूना चाहिए और न बर्तन की तली को छूना चाहिए। बर्तन की दीवार या बर्तन की तली को अगर छुएगा ये प्रयोगशाला तापमापी तो उससे टेम्परेचर सही नहीं आएगा। इसलिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय भी हमें कुछ सावधानियों को बरतना बहुत आवश्यक है, तभी उस वस्तु का तापमान हम सही ले पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम किसी गर्म पानी का तापमान ले रहे हैं प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा, तो हम इसके बल्ब को पानी में डुबाएंगे और जब इसका जो पारे का तल है स्थिर हो जाएगा तब हम उसके पाठ्यांक को नोट कर लेंगे, कितना डिग्री सेल्सियस ये गर्म पानी का टेम्परेचर है। हम जब ये इसका बल्ब जो है गर्म पानी में है तभी इसकी रीडिंग ले लेते हैं। जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो पारा है ये नीचे को गिरने लगेगा। तो इसका मतलब पानी के अंदर ही रीडिंग लेनी चाहिए। जैसे ही पानी से बाहर निकालेंगे तो तापमापी को जैसे ही बाहर निकाला जाता है पारे का तल गिरने लग जाता है। तो इसका मतलब जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसका जो प्रयोग है पानी के अंदर ही करना चाहिए या द्रव के अंदर करना चाहिए। अब देखिए जब हम अपने शरीर का टेम्परेचर लेते हैं तो हम उसकी रीडिंग कैसे देखते हैं? थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर हम पारे का तल देखते हैं, वो ऊपर या नीचे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा है
थर्मामीटर में बल्ब के पास ही थोड़ा सा ऊपर इसके क्या बना है, किंक या विभंग है। इससे क्या होता है, ये जो पारा है ये नीचे नहीं आ पाता है और उसकी रीडिंग मुंह से बाहर निकालने पर भी स्थिर रहती है। तो इसलिए विभंग या किंक के कारण क्या है, ये थर्मामीटर का पारा जो है नीचे या ऊपर नहीं जाता है मुंह से बाहर निकालने पर। अब देखिए, इसीलिए प्रयोगशाला थर्मामीटर के द्वारा हम अपने शरीर का ताप नहीं ले सकते, क्योंकि अपने शरीर का ताप लेने के लिए हमें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक थर्मामीटर दे रखा है, डिजिटल थर्मामीटर है। तो ये डिजिटल थर्मामीटर क्या है, इसका जो रख रखाव है ज़्यादा कठिन नहीं है। अब जो पहले से थर्मामीटर इस्तेमाल होते थे, इसमें पारे को एक विषाक्त पदार्थ है के रूप में जाना जाता था, लेकिन डिजिटल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने किसी बर्तन को ज्वाला पर रखा तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। मान लीजिए आपने कढ़ाई गर्म करने के लिए गैस में रखी और गैस ऑन कर दी तो क्या होगा, कढ़ाई गर्म हो जाएगी। इसका कारण क्या है, ऊष्मा ज्वाला से कहाँ चली गई, कढ़ाई में चली गई है। और जब हम गर्म कढ़ाई को हटा लेते हैं तो क्या होती है, वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। वो ठंडी क्यों हो गई, क्योंकि कढ़ाई की ऊष्मा वायुमंडल में चली गई। तो इस तरह से ये ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडे की ओर को होता है। अब देखिए, यहाँ पे चित्र में एक लोहे की रॉड ले रखी है और इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर और बराबर दूरी पर मोम लगा रखा है और इसको ईंट से दबाकर रख दिया है और दूसरी साइड को इससे किससे गर्म कर रहे हैं, मोमबत्ती से गर्म कर रहे हैं। अब क्योंकि ये लोहे की रॉड है तो क्या होगा, ये गर्म होगी। पहले कहाँ पे गर्म होगी, मोमबत्ती के पास गर्म होगी और धीरे धीरे क्या होगा, ये गर्मी आगे को बढ़ती जाएगी और मोम की जो लगा रखा है हमने थोड़े से टुकड़े इसके, वो गिरते जाएंगे। जो मोमबत्ती के पास है वो सबसे पहले गिरेगा मोम, उसके बाद वाला गिरेगा और लास्ट में कौन सा गिरेगा, जो ईंट के पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रॉड है लोहे की, ये पहले कहाँ पे गर्म हो रही है, जहाँ पे मोमबत्ती से गर्म कर रहे हैं। उसके बाद ये अपनी गर्मी को आगे को देते जा रहा है, अपनी ऊष्मा को स्थानांतरित करते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर को ऊष्मा स्थानांतरित होती है। तो इसको क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन के द्वारा ही स्थानांतरित होती है। तो सभी पदार्थों में क्या ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है, तो देखिए कुछ में तो आसानी से हो सकता है, जैसे धातु के बर्तन हैं, खाना बनाने के बर्तन धातु के बने होते हैं, उनको हम गर्म करते हैं तो गर्म हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा उनके हैंडल जो होते हैं वो या तो लकड़ी के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, उसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता, इसलिए वो लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको घर में करके देख सकते हो, जो ये चित्र में दिखा रखा है। एक कांच का गिलास लीजिए, इसमें गर्म पानी रख दीजिए और इसमें जो आपके पास मान लीजिए प्लास्टिक का स्केल है, धातु का स्केल है, ये पेंसिल है, पेन है, चम्मच है, ये रख दीजिए। थोड़ी देर में हम देखते हैं चम्मच थोड़ा गर्म हो गई है, पेंसिल गर्म नहीं हुई है, प्लास्टिक का स्केल गर्म नहीं हुआ है और धातु का स्केल गर्म हुआ है। इसका मतलब जो वस्तु सुचालक हैं उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा हो रहा है, जो वस्तु कुचालक है या ऊष्मा रोधी है उसमें ऊष्मा का चालन जो है, ये ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से नहीं होता है। तो इसको हम करके देख सकते हैं घर में। अब यहाँ पे दे रखा, देखिए टेबल बना रखी है, टेबल में हमें वस्तु का नाम, पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है और क्या दूसरा सिरा गर्म होता है नहीं, ये दे रखा। देखिए स्टील की चम्मच है, ये धातु की बनी है, दूसरा सिरा भी इसका गर्म हो गया। अब मान लीजिए प्लास्टिक का स्केल है, ये किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, इसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। पेंसिल है, ये लकड़ी की बनी है और इसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता।
दूसरा सिरा उसी का गर्म होगा जो ऊष्मा की सुचालक है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होगा। और वो वस्तु का दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा जो ऊष्मा की कुचालक है या जिसमें से ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा नहीं होगा। अब देखिए, जल और वायु दोनों ऊष्मा के कुचालक हैं, तब इन पदार्थ से ऊष्मा का संचालन कैसे होता है। अब देखिए, यहाँ पे कर सकते हैं इस प्रयोग को हम। इसमें एक ये फ्लास्क दिखा रखा है गोल पेंदी का, इसमें पानी है और स्ट्रो की सहायता से इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा डाल देंगे नीचे। पोटेशियम परमैंगनेट या इसे लाल दवा कहते हैं। अब इसको स्प्रिट लैंप से या मोमबत्ती से गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, पहले केवल वही पानी गर्म होगा जो नीचे है और धीरे धीरे गर्म पानी ऊपर उठेगा। हमें कैसे पता चल रहा है गर्म पानी ऊपर उठ रहा है, क्योंकि इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये इसमें घुलते जाएगा और लाल रंग हमें ऊपर उठता हुआ दिखते जाएगा। तो गर्म जल ऊपर की ओर को उठता है, उसका स्थान लेने के लिए ठंडा जल ऊपर से नीचे की ओर को आ जाता है। जल भी गर्म होकर ऊपर उठ रहा और आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहती है जब तक कि सारा पानी गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। तो वायु में अब ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है देखेंगे। अब देखिए, धुआं किस दिशा में जाता है, आपने देखा होगा धुआं अक्सर ऊपर की ओर को उड़ता है क्योंकि वो गर्म है। तो गर्म चीज़ें क्या होती है, हल्की होकर ऊपर की ओर को उड़ती हैं। तो इसमें किसके द्वारा पानी में कैसे गर्म हो रहा, संवहन के द्वारा। तो पानी में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रयोग दिखा रखा है, इसको कर सकते हैं घर में, लेकिन सावधानी पूर्वक करेंगे। देखिए, एक मोमबत्ती लेंगे, जलाएंगे, इसके थोड़ा सा ऊपर अपना एक हाथ रखेंगे और दूसरा हाथ साइड में रखेंगे। हम देखते हैं जो हमारा हाथ ऊपर की ओर को रखा है उसमें तो हमें गर्मी लग रही है और जो साइड में है उसमें गर्म नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वायु जो है ये ऊपर की ओर संवहन के द्वारा गर्म होती है, जबकि ज्वाला से देखिए ऊपर तो हमें गर्मी का अनुभव हो रहा हाथ में, लेकिन साइड में क्या हो रहा है, जो वायु है वो संवहन के द्वारा गर्म नहीं हो पाती। इसलिए ये वायु क्या होती है, ऊपर की वायु के समान गर्म नहीं होती। इसलिए ऊपर के हाथ को तो हमें गर्म लगता है और साइड के हाथ को हमें गर्म का अनुभव ज़्यादा नहीं होता। तो इसका कारण क्या हो गया, जो वायु में संवहन हो रहा है ये ऊपर की ओर को हो रहा है, या गर्म हवा क्या हो रही है, ऊपर की ओर को उठ रही है। अब देखिए, समुद्र में के आसपास क्या होता है। अब देखिए, समुद्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो दिन के समय धरती तो जल्दी गर्म हो जाती है, समुद्र का पानी उतनी तेज़ी से गर्म नहीं होता। और धरती के ऊपर की वायु भी क्या होती है, गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा अब धरती की ओर को या स्थल की ओर को आने लगती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर को जाती है और समुद्र की ओर से जो वायु आती है ठंडी वायु, वो समुद्र समीर कहलाती है। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए समुद्र के किनारे या तटीय क्षेत्रों के जो बिल्डिंग हैं उसमें खिड़कियां समुद्र की ओर की को बनाई जाती हैं, क्योंकि समुद्र से ठंडी हवा किधर की ओर को आ रही है, स्थल की ओर को जब आ रही है तो वो खिड़कियों से होती हुई ठंडी हवा अंदर आएगी। तो इस तरह से गर्मियों में दिन के समय ठंडक का अनुभव होगा। इसी तरह से देखिए, अब क्या होता है, रात के समय ठीक इसका विपरीत होता है। समुद्र का पानी स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर को बहती है। अब क्या होता है, स्थल से या जमीन से जो ठंडी वायु है समुद्र की ओर को आती है, यह थल समीर कहलाती है। तो इस तरह से रात के समय क्या हो रहा है, स्थल की ओर से
ठंडी हवाएं समुद्र की ओर को चलती हैं, क्योंकि ये स्थल से समुद्र की ओर को जा रही हैं, इसलिए इन वायु को थल समीर कहा जाता है। तो इस तरह से ये रात्रि के समय ये घटना होती है। तो मॉनसून में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? समुद्री समीर के कारण होती है। समुद्र से के ऊपर से जो वायु जमीन की ओर को आती है अपने साथ पानी लेकर आती है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जब हम लोग धूप में खड़े होते हैं तो हमें क्या लगता है? गर्मी लगती है। सूरज से हम तक गर्मी कैसे पहुँचती होगी? चालन या संवहन के द्वारा तो नहीं पहुँचती है, क्योंकि उसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। अब क्योंकि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, तो उसके बीच में कई जगह ऐसी है जहाँ पे ना वायु है, ना कोई दूसरी गैस है, कोई माध्यम नहीं है। तो सूरज से हम तक कैसे गर्मी पहुँचती है? तो सूरज से जो गर्मी हम तक पहुँचती है, ना तो चालन से पहुँचती है, ना संवहन के द्वारा पहुँचती है, वो पहुँचती है विकिरण के द्वारा। विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, न वायु की न ही जल की। अब देखिए, अगर हम धूप में एक बर्तन में पानी रख देते हैं तो क्या होता है? हम देखते हैं पानी गर्म हो जाता है, और जब इसको हम छाया में रख देते हैं तो पानी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। इसका मतलब ये गर्म क्यों हुआ? सूरज से जो गर्मी आई विकिरण से इस पानी को गर्मी मिली और ये गर्म हो गया। और ये पानी ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि विकिरण द्वारा इसकी ऊष्मा बाहर परिवेश में चले जाती है, इसलिए वो पानी ठंडा हो जाता है। तो सभी जो आकाशीय पिंड हैं विकिरण के रूप में ऊर्जा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण के द्वारा हम तक पहुंचती है तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। देखिए चित्र में दिखा रखा है, 2 टीन के डिब्बे ले रखे हैं। एक में बाहर की साइड को काला कर दिया है और दूसरे में सफ़ेद पेंट कर दिया है। दोनों को बराबर, दोनों में पानी भर दिया और इसको 1-2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। हम देखते हैं जो पानी में वो पानी जल्दी गर्म हो जाता है जिसके बाहर से काला पेंट किया है, और वो पानी देर में गर्म होता है जिसके बाहर से सफ़ेद पेंट किया है। तो इसका कारण क्या है? जिसमें काला पेंट किया है वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसका ताप बढ़ गया, और जो दूसरा वाला है जिसमें हल्के रंग का पेंट है, सफ़ेद रंग का, वो गर्मी को बाहर को लौटा दे रहा, परावर्तित कर दे रहा, जिससे उसका पानी देर में गर्म होता है या हल्का गर्म होता है। अब देखिए दोनों में अगर हम पानी भर देंगे, अब मान लीजिए दोनों में हम बराबर टेम्परेचर का पानी भर देते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस का पानी भर देते हैं। अब इसको दोनों को छाया में रख देते हैं या कमरे में रख देते हैं। अब हम देखते हैं जिसमें काला पेंट है उसका पानी जल्दी ठंडा हो जाता है और वाइट वाले का पानी देर से ठंडा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गर्मी में हम क्या करते हैं, देखा होगा आपने, इसीलिए गर्मी में हल्के कपड़े पहने जाते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं। हल्का रंग क्या करता है? गर्मी को परावर्तित कर देता है, हम तक ज़्यादा गर्मी नहीं पहुंचने देता। और जाड़ों के दिनों में हम गहरे रंग के और ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जाड़ों के दिनों में गहरा रंग क्या होता है? ये गर्मी को अवशोषित करेगा, लौटाएगा नहीं, इसलिए जाड़ों में गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, हम अपने घरों को ठंडा या गर्म करने के लिए कोयले या लकड़ी जैसे ईंधन या विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिसमें गर्मी के दिनों में बहुत गर्म ना लगे और सर्दी में ज़्यादा सर्दी ना लगे? तो ऐसा अब संभव हो सकता है, क्योंकि अगर दीवार के बीच में वायु की परत बना दी जाएगी, क्योंकि वायु कुचालक है, तो गर्मी के दिनों में अंदर ठंडा रहेगा और ठंडे के दिनों में अंदर गर्म रहेगा। इसलिए आजकल भवन निर्माण के लिए जो ईंटों का उपयोग किया जा रहा है वो ईंटें खोखली होती हैं। खोखली होती हैं यानी उसमें बीच में वायु भरी रहती है, और वायु क्योंकि ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए गर्मी के दिनों में कमरे ठंडे रहते हैं और ठंड के दिनों में कमरे गर्म रहते हैं।
अब देखिए, सर्दी में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अलावा ऊन के रेशों के बीच में हवा रहती है, हवा जो है फंसी रहती है। यह वायु जो है हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमको गर्मी का अनुभव होता है। और जाड़ों में मान लीजिए आपको एक मोटा कंबल या 2 पतले कंबल में से एक का चुनाव करने के लिए कहा जाएगा, तो किसको चुनना पसंद करेंगे? तो देखिए, जाड़ों में अगर हम 2 पतले कंबल ओढ़ेंगे तो उससे हमें गर्म लगेगा, क्योंकि 2 पतले कंबलों के बीच में क्या है? वायु है। और वायु क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। तो 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान होती है, इसलिए 2 पतले कंबल ओढ़ने से एक मोटे कंबल की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस तरह से आपने देखा ऊष्मा को हम थर्मामीटर के द्वारा कैसे मापते हैं, और ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ चालन, संवहन और विकिरण हैं।